हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल सीटेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं और सीटेट के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और इनकी लास्ट डेट शायद 10 जून है और इसका पेपर 6 सितंबर को होगा। तो अभी से इसकी तैयारी हम शुरू कर देते हैं। मैं पढ़ाऊँगी पार्ट टू एसएसटी का, जिसमें एसएसटी के हम पहले हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर ज्योग्राफी कवर करेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस जी कवर करेंगे। तो क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम, जिसमें चैप्टर 11 तक है। एक एक करके हम सब कवर करेंगे। इसका पहला चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आपको पता है पहले के लोग कैसे रहते थे, या वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे। हमारा जो भारत है उसका नाम कैसे पड़ा, 4700 वर्ष का पता हमें कैसे पता चलेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, पुरातत्व विभाग या अभिलेख या पांडुलिपियाँ या उनके बर्तन से हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। आज तो हम बढ़िया से घर में रहते हैं ना, लेकिन उस समय ऐसा बंगला और महल नहीं थे। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको पता करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ये देखो, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जैसे वो लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, आँखें का पट्टा, ये सब हम कैसे पता करते हैं, वहाँ के पुरातत्व विभाग द्वारा या फिर वहाँ की कहानियाँ पढ़ के, इनके द्वारा हम पता करते हैं। कई लाख वर्ष पहले क्या था कि इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग कुछ कुशल संग्राहक भी थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। कहने का मतलब है कि पहले के लोग नदियों के किनारे या जंगलों के किनारे रहा करते होंगे। नदियों के किनारे इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पर उनको प्रचुर मात्रा में जल की प्राप्ति हो जाती थी, और जंगलों में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पर उन्हें खाने पीने के लिए जैसे सब्जियाँ, फल फूल मिल जाते थे। ठीक है, और संग्राहक का मतलब बच्चों ये होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान शिकार के लिए जाते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते थे, भोजन संग्रह करने के लिए क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इसे ही संग्राहक कहा जाता था। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथक पहाड़ियों का पता लगाओ, तो हम मैप की हेल्प लेके आपको पहले बताते हैं कि सुलेमान और कृथक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। ये देखिए, इसको हम जरा सा ड्रॉ द्वारा बताते हैं। देखिए, ये कृथक है, ये वाला एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया आपका सुलेमान है। ये देख रहे हैं सुलेमान। आज ये वर्तमान में कहाँ है पूछा जाए तो आप कहेंगे पाकिस्तान में है। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्थान है जहाँ सबसे पहले गेहूँ और जौ की खेती की गई, तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम में स्थित कृथर और सुलेमान में ही गेहूँ और जौ की खेती करी गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे अगर आ जाएगा तो आप कहेंगे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने या वहाँ उत्तर पूर्व मतलब चावल कहाँ उपजाना शुरू करा या चावल की खेती कहाँ शुरू करी, तो आप कहेंगे उत्तर पूर्व का एरिया। तो आप जानते ही हैं ना, ये उत्तर पूर्व का एरिया है। ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। तो उत्तर पूर्व में आपको यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है ना, ये वाला एरिया दिखाई दे रही है, और मध्य भारत में आपको विंध्य की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती की गई। ठीक है, यहीं पर सबसे पहले क्या करी गई, चावल की खेती की गई। ठीक, और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले
कौन से पशु को पालतू बनाना शुरू किया गया? तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले लोगों ने कौन से जानवर को पालतू बनाना शुरू करा? तो आप कहेंगे भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को उन्होंने पालतू बनाना शुरू करा। ठीक है, इसके आगे हम थोड़ा फिर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करोगे। सहायक नदियाँ उन्हें कहते, पहले तो हम यह प्रश्न करते हैं, यह क्वेश्चन करते हैं कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं और कहाँ पर जाके वो मिलती हैं। तो देखिए बच्चों, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती के इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे कौन से ईयर में नगरों का विकास हुआ, तो आप कहेंगे 2500 वर्ष पूर्व। और सिंधु नदी के बारे में पूछा जाएगा कि 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों में आरंभिक नगर फले फूले, तो आप कहेंगे सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे। ठीक है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओगे रखें। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि अब वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसको जरा सा मैप के द्वारा देख लेते हैं बच्चों। ये है, देखिए आपका, ये हमारी सिंधु नदी है, ये नदी हमारी बड़ी नदी हुई, और इसी की सहायक नदियाँ हैं झेलम नदी, ये वाली, ये झेलम नदी है, ये चिनाब नदी है, ये आपकी रावी नदी है, ये आपकी सतलज, ये आपकी ब्यास, ये सब क्या है, इसकी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं जो इस पर जाकर मिल जाती है। ठीक है, और इसी तरह से गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी बड़ी नदी आती है। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल तक जाती है, पूरी पश्चिम बंगाल तक जाती है, एंड इसी की सहायक नदियाँ आती हैं यमुना नदी, चंबल नदी, सोन नदी, ये हमारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं जो गंगा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब आपको मैंने ये तो बता ही दिया है। 4700 वर्ष पूर्व अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगर फले फूले, और 2500 वर्ष पूर्व में गंगा नदी के किनारे नगर फले फूले। और अगर पूछा जाता है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था, मगध नाम से, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है हमारा देश। देश का नाम हमारा इंडिया कैसे पड़ा, और भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे देशों का नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द पता है आपको, इंडस से निकला हुआ है। इंडस यानी कि जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहा जाता है। ठीक है, सिंधु जो अभी दिखाया हम लोग पर, उत्तर पश्चिम की ओर से। देखिए बच्चों, अगर पूछा जाता है कि 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूस अथवा इंदुस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जो पूर्व वाला एरिया है उसको उन्होंने इंडिया कहा, और जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है उसको उन्होंने हिंदूस अथवा इंदुस नद के नाम से उनसे पुकारा। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अतीत के बारे में। अब पांडुलिपि क्या होती है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पांडुलिपि का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे पांडुलिपि का अर्थ होता है जो हाथ से लिखी गई, हैंड राइटिंग यानी कि हाथ से लिखा गया, उसे ही हम पांडुलिपि कहते हैं। अब पांडुलिपि अंग्रेजी में प्रयुक्त होना शब्द मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन की मैनु, जिसका अर्थ है हाथ से निकला हुआ, ये पांडुलिपियाँ प्रातः किस में लिखी जाती थी। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि पांडुलिपियाँ प्रातः किस में लिखी जाती थी, तो आप कहेंगे
ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल में विशेष तरीके से तैयार। अभी तक आपने जैसे पढ़ा ना, जैसे सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि चावल कहाँ पैदा किया जाता था। सबसे पहले तो आपने कहा कि गारो की पहाड़ियों और विंध्य की पहाड़ियों में सबसे पहले चावल की खेती की गई। और दूसरा आपने कहा सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई। और सबसे पहले आदमियों ने कुत्ते को पालना शुरू करा, पालतू, फिर भेड़ बकरी अन्य जानवर भी उन्होंने पालतू बनाए इस तरह से। और फिर हमने पढ़ा पांडुलिपि। पांडुलिपि का अर्थ था कि हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। और जो भोज पत्र और बुर्ज नामक हिमालय क्षेत्रों में जो मिलती वहाँ से इसमें लिखना शुरू किया जाता था, उसमें हम लिखते थे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं पुरातत्वविद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरातत्व किसे कहते हैं, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन कर दिया जाए तो आप कहेंगे अतीत से बनी, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि पुरातत्वविद क्या करते थे, जानवरों चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे, उनके द्वारा वो पता करते थे ना कि ये किस जानवर की हड्डी है और ये आदमी की हड्डी है या जानवर की हड्डी, ये कौन पता करता था, ये सब हमारे पुरातत्वविद पता करते थे। उनके कपड़ों से पता चलता था, उनके कपड़ों के अवशेष से भी पता करते थे वो लोग ना कि ये कैसे पता करें। तो ये सब पता करने के लिए पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। स्रोत से प्राप्ति होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता था, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से वो हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें आगे जैसे अभी तक आपने पढ़ा, हमने सुलेमान और कृथर की पहाड़ियों से सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना शुरू करा। उसके बाद हमने पढ़ा गारो की पहाड़ियों और विंध्य की पहाड़ियों से चावल की खेती करी गई। उसके बाद फिर हमने पढ़ा सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगर बसने शुरू हुए, इधर गंगा नदी के किनारे नगर बसने शुरू हुए, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम आगे बढ़े पांडुलिपि। पांडुलिपि जो भोजपत्रों में लिखी जाती थी, ठीक है। और अब आगे हम जब पढ़ेंगे पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो पुरातत्वविद किसे कहते हैं, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है। अब पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, होता है ना, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम अतीत का अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि अतीत की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किनके द्वारा, उनकी बर्तनों के द्वारा, उनके कपड़ों के द्वारा, उनके जो मृद भांड यानी कि बर्तन होते हैं उनके द्वारा, जो जो उनको मिलता है, यानी कि उस समय की जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई वहाँ से, उन्हीं के द्वारा हमें उनके बारे में पता चलता है कि उनका जीवन यापन कैसा था, कैसे रहते थे, कैसे पहनते थे, कैसे वो कहानियाँ सुनते थे, क्या खाते थे, इस तरह का पता हमें उनके द्वारा पता चलता है, ठीक है।
पुरातत्व की सहायता से ही हम उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। ठीक है, अभी भी हम बहुत सी खोजें वो अभी भी पता कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी बहुत कुछ अभी उनके बारे में जानना शेष है। ठीक है, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तिथियों का मतलब क्या होता है? अब ये जो आप तिथि कहते हैं ना, अगर कोई मुझसे तिथि के बारे में पूछ ले तो आप शायद उसी दिन की तारीख, माह या वर्ष, जैसे 2000 या उसी तरह का कोई वर्ष बताओ, वर्ष की गणना कैसे होती थी। तो आपको पता है कि वर्ष की गणना कैसे होती थी? वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म से की जाती थी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से की जाती थी। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व से पहले की के रूप में जानी जाती है। तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभी बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, इस तरह से पता करा जाता है। जैसे बीसी है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। कभी कभी तुम तिथियों को पहले एडी हिंदी में लिखा पाती हो। डोमिनी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत एग्जामों में अभी तक पूछा भी गया है कि एडी का मतलब क्या होता है, एडी की फुल फॉर्म क्या है। तो आप कहोगे एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, किसका? एनो डोमिनी का। ठीक है, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एनो डोमिनी। कभी कभी एडी की जगह पर सीई तथा बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों को प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग किया जाता है। और बीसीई का प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इस तरह से विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि तिथियों का प्रयोग कब से शुरू हुआ, आप कहेंगे लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी की बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रोजेक्ट, जो वर्तमान से पहले के हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं अब आप लोगों के लिए इसी चैप्टर से क्वेश्चन आंसर बना के लाऊंगी, जो आपको एक एक करके इन क्वेश्चन आंसरों को कराऊंगी। तो आज हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। हमने फटाफट पढ़ के इनका रिवीजन भी करना है।